प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काफ़ी फॉर्म आपको आरओसी पे फाइल करना पड़ता है और वो टाइम टू टाइम होता है। का कुछ एक फॉर्म ऐसे हैं जो कि आपको एवरी ईयर नहीं फाइल करना है, लेकिन काफ़ी फॉर्म ऐसे हैं जो कि एवरी ईयर ही आपको फाइल करना पड़ता है। मैंने ये सारे एक समराइज टेबल में दिया हुआ है कि कब आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडिटिव वन है जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड है, जो आपको 15 डेज फ्रॉम द एजीएम। एमजीटी सेवन है जिसके अंदर आपका डायरेक्टर का रिपोर्ट वगैरह ये सब जाता है, डायरेक्टर रिपोर्ट, डायरेक्टर इंटरेस्ट वगैरह, जो मैं आपको पूरा बताऊंगा आगे के वीडियो में। वो विद इन 60 डेज फ्रॉम एजीएम। एमजीटी एट है वो अलग से नहीं फाइल करना है आपको, एमजीटी सेवन के साथ में ही वो फाइल होता है। एओसी फोर है जिसके अंदर आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं, वो आपको 30 डेज फ्रॉम एजीएम आपको फाइल करना रहता है। डीपीटी थ्री है जो कि आपका रिटर्न ऑफ ए डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट, जो आपको एवरी ईयर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से विद इन 3 मंथ आपको मीन्स 30 जून तक आपको फाइल करना रहता है। डीआईआर थ्री केवाईसी है जो कि डायरेक्टर का केवाईसी करना रहता है आपको, एवरी ईयर आपको 30 सितंबर तक आपको ये केवाईसी करना रहता है। डीआईआर ट्वेल्व है, ये एक्सेप्शनल केस में है जब आपका कोई डायरेक्टर रिटायर होता है या कोई नया डायरेक्टर आपकी कंपनी में अपॉइंट होता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ में मेरा जितना भी अकाउंट्स की जर्नी में नॉलेज रहा रिलेटेड टू आरओसी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने मेरी कंपनियों में फाइल करवाए हैं, वो सब के बारे में आपके साथ में नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एडिटिव वन, कि एडिटिव वन आपको किस किस कंपनी को रिक्वायरमेंट रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं मेन फोकस प्राइवेट लिमिटेड पे देने वाला हूं क्योंकि मैंने प्राइवेट कंपनी में ही काम किया है, लेकिन मैं कुछ एक चीजें दूसरी कंपनियों के बारे में भी बता देता हूँ। एडिटिव वन सभी कंपनियों को करना रहता है, केवल 1% कंपनी को छोड़ के। तो आप बोलोगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, हाँ जी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, करेक्ट, लिस्टेड कंपनी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सभी को आपको एडिटिव वन फाइल करना रहेगा। एडिटिव वन आपका ऑडिटर से रिलेटेड है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ऑडिटर फाइल करने वाला, इसको कंपनी ही फाइल करने वाली है। ये आपका कब तक फाइल हो जाना चाहिए? देखो, आपका यदि कंपनी इसी साल इनकॉर्पोरेट हुआ है तो आपका एजीएम तो हुआ नहीं है, बोर्ड ऑफ मीटिंग हुआ है जिसी के अंदर आपका ऑडिटर अपॉइंट हुआ है। तो बोर्ड ऑफ मीटिंग से 15 डेज के अंदर आपको एडिटिव वन फाइल कर देना है। या फिर आपका कंपनी कंटिन्यू चलते आ रहा है, मतलब काफी साल हो गए हैं, तो आपका एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट होता है, तो आपको 15 डेज फ्रॉम द एजीएम आपको फाइल कर देना है। लेकिन ये कंडीशन कब है? 15 डेज फ्रॉम एजीएम, जब आपका एजीएम है वो 30 सितंबर तक होल्ड हो चुका है, क्योंकि एजीएम का डेट होता है आपका एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 6 मंथ के अंदर आपका एजीएम हो जाना चाहिए। ये तो हो गया आपका एडिटिव वन कब तक आपका फाइल हो जाना चाहिए। फिर ये मैंडेटरी है कि हाँ जी, ये सभी के लिए मैंडेटरी है, केवल ओपीएस मतलब 1% कंपनी को छोड़कर। ये वैलिडिटी कितने साल का रहता है? देखो, मोस्ट ऑफ टाइम ये 5 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है ऑडिटर को, लेकिन हो सकता है टाइम टू टाइम उसको रेक्टिफाई और कंफर्म भी किया जाता है एवरी एजीएम के अंदर। अब इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं एडिटिव वन फाइल करने के लिए? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस एजीएम या बोर्ड ऑफ मीटिंग में आपका ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, तो उसका कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन या एजीएम रिजोल्यूशन, सबसे पहला तो वो हो गया। सेकंड आपका, कि भाई आपने अपॉइंट कर दिया है, लेकिन रिटर्न में कंसेंट तो लो हो ऑडिटर से कि आपकी कंपनी के लिए वो ऑडिट करेगा क्या। तो रिटर्न में एक कंसेंट लेटर होता है ऑडिटर से, वो भी आपको इसके साथ में लगाना है। तीसरा, आपको यदि अप्लीकेबल है तो ऑडिटर फर्म का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आप इसके साथ में लगा सकते हो। लेकिन दो तो आपका मैंडेटरी होगा, एक तो कॉपी ऑफ बोर्ड रेजुलेशन या फिर एजीएम रेजुलेशन। सेकंड इज रिटर्न कंसेंट फ्रॉम द ऑडिटर। ये चीजें हो गई आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना। अब एडिटिव वन के अंदर क्या क्या, फॉर्म के अंदर क्या क्या
फिल करना पड़ता है। देखो कंपनी का जितना भी डिटेल होता है, सिन नंबर होता है, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर बोला जाता है, और उसका एड्रेस वगैरह, कंपनी का नाम वगैरह, वो सब इसके अंदर भरना रहता है। ऑडिटर का डिटेल्स है, जैसे नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, पैन नंबर हो गया, उसका मेंबरशिप नंबर हो गया, ये उसमें भरना रहता है। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब कितने सालों तक, आप 5 साल तक मैक्सिमम आप एक ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो, उसके बाद में आपको वापस से एडीटी वन फाइल करना पड़ता है। ठीक है। फिर टाइप ऑफ ऑडिटर, आपका ऑडिटर है वो इंडिविजुअल है या ऑडिट फर्म है। ठीक है। फिर आपको, आप कौन से वैसे आप अपॉइंट कर रहे हो, मीन्स कैजुअल वैकेंसी है। कई बार क्या होता है, ऑडिटर बीच में छोड़ दिया, या किसी का डेथ हो गया तो दूसरे ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया है, या फिर आपका कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट है, मीन्स आप नॉर्मली आप अपॉइंट कर रहे हो। फिर आपका ऑडिटर का पैन नंबर और मेंबरशिप नंबर आपको ऊपर बता ही दिया। जो डेट ऑफ एजीएम है या बोर्ड मीटिंग का डेट है जिसके अंदर आपका ऑडिटर अपॉइंट हुआ था, वो आपको डेट की जरूरत रहेगी। पेनल्टी क्या लगता है, पेनल्टी आप यदि आप विद इन 15 डेज फ्रॉम एजीएम आप फाइल नहीं करते हो एडीटी वन, तो आपको 100 रुपीज का पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका कोई अपर कैप नहीं है, मीन्स ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम आप 10,000 तक पेनल्टी होगा। आपका जितने दिन तक डिले हुआ उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और वो पैसा आप गवर्नमेंट को भर दीजिए। तो ये हो गया मेरा एडिटिव वन का सारी बात। और आपको एडिटिव वन आपको आरओसी की फाइल जो एमसीए पोर्टल होता है उसके अंदर मिल जाएगा। आप उसके अंदर आप भरिए, और फीस आपको भर के जाना। यदि 1 लाख से कम आपका शेयर कैपिटल है तो 200 रुपए का आपका फाइलिंग फीस लगने वाला है। 5 लाख से यदि आपका कम शेयर कैपिटल है तो आपको 300 का लगने वाला है फीस। यदि आपका 25 लाख से कम है शेयर कैपिटल तो आपको 400 का फीस लगने वाला है। आपका 1 करोड़ से कम यदि शेयर कैपिटल है तो आपको 500 का फीस लगने वाला है। और मोर देन 1 करोड़ आपको 600 का फीस लगने वाला है। और मैंने ये देखो इसके अंदर समराइज भी किया है कि कौन कौन से क्या क्या रहेगा। इसको सर्टिफिकेशन कौन करता है, आपका डायरेक्टर इसको सर्टिफिकेशन करता है। अब सेकंड नंबर आपका आ जाता है MGT 7। MGT 7 आपको किसको फाइल करना रहेगा, ये देखो ऑल कंपनी जो रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर उन सभी को आपको MGT 7 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन आपको इसमें फिर से एक ओपीएस को भी कंसेशन दे दिया गया है कि 1% कंपनी को आपको फाइल नहीं करना रहेगा। तो इन कौन कौन सी कंपनी हो गई, प्राइवेट लिमिटेड को करना पड़ेगा, पब्लिक लिमिटेड को करना पड़ेगा, लिस्टेड कंपनी को करना पड़ेगा, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेक्शन 8 से कॉरपोरेट होती है, ऑपरेट होती है, उनको भी फाइल करना पड़ेगा। इसके अंदर आपका क्या-क्या जाने वाला है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप समराइज तरीके से देख लो कि क्या-क्या डिटेल आ जाता है आपका। जो ऑफिस का रजिस्टर्ड एड्रेस है वो पूरा डिटेल आ जाता है। प्रिंसिपल बिजनेस का जो एक्टिविटी है वो आपका MGT 7 के अंदर भरना पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपका कैसा है वो MGT 7 के अंदर आपको भरना पड़ता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि कौन कौन डायरेक्टर है वो सारा डिटेल इसके अंदर भरना पड़ता है। यदि आपके मैनेजमेंट में कोई चेंज हुआ है तो वो भी इसके अंदर MGT 7 के अंदर डालना रहता है। मेंबर्स एंड बोर्ड मीटिंग का जो डिटेल होता है, कौन कौन सी डेट को आपका बोर्ड मीटिंग हुआ था, कौन कौन सा डेट को आपका अ, और डिवेंचर एंड शेयर कैपिटल जितना भी आपका समराइज है वो सारा डिटेल इसके अंदर डालना पड़ता है। और कौन सीए या सीएस इसको सर्टिफिकेशन कर रहा है उसका भी डिटेल इसमें डालना पड़ता है। तो आप देख लो, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन डिटेल डालना पड़ता है, एड्रेस, ईमेल आईडी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ कंपनी, प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, सब्सिडरी कौन कौन सी कंपनी है, जॉइंट वेंचर क्या है, एसोसिएट कौन सी है, शेयर कैपिटल कितना है, डिबेंचर कितना है, अदर सिक्योरिटी कंपनी के पास में कितना है, डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, मींस कितना कितना परसेंटेज किस किस शेयर होल्डर के पास में है, डायरेक्टर का डिटेल है, KMP का है, की मैनेजरियल पर्सोनल का डिटेल पूरा डालना रहता है। कंपनी ने पूरे साल के अंदर कितना बोर्ड मीटिंग किया था वो डिटेल डालना रहता है। शेयर होल्डर मीटिंग कितना किया था, कमेटी मीटिंग कितना किया था, ये सारा डिटेल जाता है। रेमुनरेशन ऑफ शेयर होल्डर, सॉरी, डायरेक्टर एंड KMPF का डालना रहता है। पेनल्टी या पनिशमेंट यदि कोई डायरेक्टर को मिला है तो वो भी इसके अंदर डालना रहता है।
ये हो गया आपका एमजीटी 7 के अंदर जो डिटेल्स जाने वाली थी। अब एमजीटी 7 आपको कब तक फाइल कर देना है, मैं आपको बता दूं, एजीएम की डेट से आपको 60 डेज के अंदर आपको एमजीटी 7 फाइल कर देना है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका एजीएम 6 मंथ के अंदर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 6 मंथ के अंदर आपका एजीएम होल्ड हो चुका हो, तब आपका विद इन 60 डेज के अंदर फाइल करना था। एमजीटी एक्ट क्या है? एमजीटी एक्ट केवल सर्टिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है, और कुछ नहीं है। ये एमजीटी 7 के साथ में ही फाइल होता है, इसका कोई अलग से फाइल नहीं करना रहता है। और कौन कौन सी कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होता है, ये जानने की जरूरत ज्यादा है। लिस्टेड कंपनी को एक मैंडेटरी है ये। और जो कंपनी लिस्टेड नहीं है लेकिन उसका पेडअप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, या फिर उसका टर्नओवर लास्ट ईयर में 50 करोड़ और मोर है, तो आपको एमजीटी एट भी फाइल करना रहेगा, जो कि आपका एमजीटी 7 के साथ में ही फाइल होता है। इसको सेपरेट कोई भी फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कंटेंट क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या सर्टिफिकेशन करता है आपका एक कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफाई करता है कि आप जो मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड है, वो एज पर कंपनी एक्ट के मेंटेन कर रहे हो। सारे फाइल और फॉर्म जो भी आरओसी के अकॉर्डिंग फाइल होना चाहिए, वो सारे कर रहे हो आप बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग भी आप होल्ड कर रहे हो। आप अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर भी आप करेक्ट तरीके से कर रहे हो। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आप डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट है, बेनिफिट है कंपनी के अंदर, वो सारा आप डिस्क्लोज कर रहे हो प्रॉपरली। शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आप ट्रांसपेरेंट रख रहे हो। हाँ, लोन एंड गारंटी एंड इन्वेस्टमेंट जो आपको अंडर सेक्शन 186 के अकॉर्डिंग करना चाहिए, वो आप रिपोर्टिंग कर रहे हो। रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन कंप्लाइंस आप फॉलो कर रहे हो। बोरोइंग एंड चार्ज और असेट, जैसे आप लोग लोन लेते हो, आप अपनी कंपनी में लोन लोगे, तो चार्ज क्रिएट होगा आपके असेट के ऊपर, क्योंकि आपको ऐसे ही लोन नहीं दिया जाता है। बैंक आपके लोन के अगेंस्ट में कुछ एज ए सिक्योरिटी आपके पास खुद के पास में रखती है, उसको चार्ज क्रिएशन बोला जाता है। तो बोरोइंग एंड चार्ज क्रिएशन ऑन असेट का भी पूरा ट्रांसपेरेंट रखा जा रहा है, और पूरा जो भी रूल रेगुलेशन है वो फॉलो किया जा रहा है। आपने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया या पेमेंट किया है, उसके बारे में भी वेरीफाई करेगा और सर्टिफाई करेगा सीएस। और आपकी कंपनी पे यदि इंटरनल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट यदि एप्लीकेबल हो रहा है, तो उसको आप फॉलो कर रहे हो क्या, ये भी रिपोर्ट ये एमजीटी एक्ट के अंदर देगा। तो ये आपका हो गया एमजीटी एक्ट। इसको कोई सेपरेट, मैंने बोला कि कोई सेपरेट तरीके से फाइल नहीं करना रहता है, केवल इसी के एमजीटी 7 के साथ में ही आपको फाइल कर देना है। तो आपका हो गया एमजीटी एट। अब हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पे चलेंगे, एओसी 4, जिसको आप एओसी 4 एक्सबीआरएल भी बोला जाता है, क्योंकि कुछ छोटी कंपनियों में एओसी 4 भरा जाता है, और एओसी 4 बड़ी कंपनियों के लिए अप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि अब उनका डेटा बहुत बड़ा होता है। तो वो सॉफ्टवेयर के आरओसी का जो सॉफ्टवेयर है एक्सबीआरएल फॉर्मेट, उसी से ही आपको फाइल करना रहता है। तो एक्सबीआरएल किस किस को अप्लीकेबल होगा, एओसी 4 एक्सबीआरएल? ऑल लिस्टेड कंपनी, सारी लिस्टेड कंपनियों को एओसी 4 एक्सबीआरएल यूज करना पड़ेगा। उसमें ही आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह डालना रहेगा। कंपनी है जिसका 5 करोड़ या उससे ज्यादा का पेडअप शेयर कैपिटल है, उसको भी एओसी 4 एक्सबीआरएल यूज करना पड़ेगा। कंपनी जिसका 100 करोड़ या मोर देन 100 करोड़ है, उसको भी एक्सबीआरएल यूज करना रहेगा। और फोर्थ नंबर, जो कंपनियां इंडेक्स एएस के अकॉर्डिंग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कर रही है, उन सारी कंपनियों को ये चार कंडीशन दिया हुआ है। इन चार कंडीशन में जो भी आ रही है, फॉल कर रही है यदि आपकी कंपनी, तो आपको एओसी 4 एक्सबीआरएल फाइल करना पड़ेगा। इसके अंदर एक्सबीआर 4 के अंदर होता क्या क्या है, देखो, आपका ऑडिटर ने जो बैलेंस शीट बनाया था, उसका पूरा डेटा इसके अंदर फीड करना रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा डेटा इसके अंदर फिल करना रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यदि आपके ऊपर अप्लीकेबल है, क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर का आपका शेयर कैपिटल है, तो मोस्ट ऑफ टाइम आपका अप्लीकेबल है ही। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा डेटा इसके अंदर फिल करना रहेगा। यदि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, वो आपके ऊपर अप्लीकेबल है, तो वो डेटा भी आपको डालना रहेगा। नॉट्स टू अकाउंट है जो कि
आपको इसके अंदर फीड करना रहेगा, ऑडिटर रिपोर्ट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका एनुअल रिपोर्ट का सेट रहता है ना, जिसके अंदर ऑडिटर का रिपोर्ट, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट सारे, तो वो सारा का सारा ही डेटा आपको XBRL के अंदर रख देना है। मैं बोलता हूँ आपका पूरा एनुअल रिपोर्ट ही इसके अंदर पूरा रख देना होता है, मीन्स आपको पूरा डेटा फीड करना रहता है। ये कब तक आपको फीड करना रहता है? ये आपको एजीएम के 30 डेज के अंदर आपको ये आपको फाइल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका यदि एजीएम है 30 सितंबर को हुआ था, तो आपको AOC 4 XBRL कंपल्सरी मैंडेटरी 30 अक्टूबर तक आपको फाइल कर देना है। ठीक है, ये मैं डेटा बता रहा हूँ यदि आपका एजीएम ऑन टाइम हुआ है, बिफोर टाइम हुआ है, मींस आपका जो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर था उसके विद इन 6 मंथ आपका एजीएम हो गया था उस कंडीशन में। अब मेरा आता है एक इम्पोर्टेंट ही बोल सकते हो, जिसको काफी लोग अवॉइड कर देते हैं, DIR 3 KYC। डायरेक्टर का ना आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, जिसको DSC दिया जाता है। तो वो आपको एवरी ईयर क्या हो, उसका KYC कराना रहता है। तो ये KYC किसके फॉर्म में होगा? फॉर्म नंबर है DIR 3 KYC। इसके अंदर एवरी ईयर आपको ये कराना पड़ता है सभी डायरेक्टर को। और इसका ड्यू डेट मोस्ट ऑफ टाइम 30 सितंबर ही है, लेकिन ऐसे 30 अप्रैल एवरी ईयर दिया हुआ है, लेकिन ग्रेस टाइम मिल जाता है आपको 30 सितंबर तक। और पेनल्टी आपका क्या लगता है कि आपको 2 साल तक आपने यदि ये नहीं करवाया तो तीसरे साल में आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है इसके अंदर? आपका जो डायरेक्टर्स है उसके पैन नंबर, आधार नंबर, फोटो और एड्रेस प्रूफ रहता है। ऑथेंटिकेशन आपका किससे होता है? DSC से भी होता है और आधार OTP से भी आजकल होना स्टार्ट हो गया है। अब लास्ट वन हम लोग देखते हैं DIR 12, जो कि कौन से केस में आपको फाइल करना रहेगा? यदि आपका डायरेक्टर कोई अपॉइंट हो रहा है या फिर आपका डायरेक्टर रिजाइन दे रहा है, तो आपको DIR 12 फाइल करना रहता है। ये कब तक फाइल करना रहता है आपको? विद इन 30 डेज फ्रॉम द रेजिग्नेशन या फिर अपॉइंटमेंट के 30 डेज के अंदर आपको ये फाइल करना रहता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है। तो सबसे पहले तो कि जो बोर्ड रेजुलेशन है जिसके अंदर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है या फिर आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है, उसका अप्रूविंग बोर्ड रेजुलेशन। फिर कंसेंट लेटर फ्रॉम द डायरेक्टर, जो डायरेक्टर था उसका कंसेंट लेटर होना चाहिए। नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन और अपॉइंटमेंट, और कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, यदि कोई डायरेक्टर से कॉपी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो उसका भी एक कॉपी लगेगा। और डिटेल्स लगेगा, उसका DIN नंबर लगेगा, उसका पैन नंबर लगेगा और एड्रेस वगैरह लगेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है क्योंकि सारे ही फॉर्म ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है। इसके अंदर क्या क्या डेटा फीड होता है मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, वही सारा डेटा है, नॉर्मल चीजें हैं जो आप खुद रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपका होता है। अब मैं लास्ट में शायद एक आपका रह गया था, DPT 3। हाँ, DPT 3 आपको एवरी 30th जून तक आपको फाइल करना रहता है। इसके अंदर आपको क्या क्या डेटा भरना पड़ता है, कौन कौन सी कंपनियों को भरना पड़ता है, ये तो मैं बता दूं कि एवरी कंपनी, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को छोड़कर कोई भी कंपनी यदि डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, रिन्यूड करती है, ठीक है, या डीम्ड टू बी डिपॉजिट माना गया है, उन सब का डिटेल DPT 3 के अंदर आपको फाइल करना रहेगा। अब DPT 3 का डेडलाइन आपको मैंने बता दिया कि 30 जून होता है। ये प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को इससे रिलैक्सेशन दे दिया है। तो ये थे अपने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो आपको ROC के अंदर फाइल करना रहता है।
जो प्राइवेट कंपनी को आरओसी के अंदर फाइल करना रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, उसी के बेस पे मैंने सारा आपको समराइज करके दिया है। मेरे हिसाब से इसमें कुछ, हाँ, जो एक्सेप्शनल केस होते हैं वो एक अलग मैटर है। अदरवाइज आपके ऑलमोस्ट सारी कंपनियों में यही डेटा आपका आरओसी फॉर्म फाइल करना रहता है, और लगभग एवरी ईयर या फिर टाइम टू टाइम जब भी आपको रिक्वायरमेंट, जैसे DIA 12 है, वो हो सकता है आपको मिड में भी जरूरत पड़ जाए या स्टार्टिंग के फाइनेंशियल ईयर में जरूरत पड़ जाए। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, उसी के बेस पे मैंने आपको ये बताया है। और ये सारा मैंने जो भी डेटा आपके साथ में शेयर किया है, ये सारा ऑथेंटिकेट है। इसमें कोई भी, हाँ, छोटा मोटा भी एरर नहीं है, सारा डेट रीजनेबल है। मैं उन केस को एक्सेप्शनल कर देता हूँ जब यदि डेट एक्सटेंड होती है, उसको मैं एक्सेप्शनल कर देता हूँ। अदरवाइज तो ये स्टैंडर्ड डेट तो यही है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने देख लिया, ये मेरा सारा डेडिकेट टू है, सारा जो अकाउंट्स कम्युनिटी है, उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। होप आपको ये वीडियो मेरा काफी अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ में शेयर करता रहूंगा, जो कि आपके नॉलेज में और भी आपको पुशअप करेगा। और आप यदि असिस्टेंट लेवल तक है तो आपको सीनियर लेवल तक लेके जाने में ये हेल्प करेगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहे जब भी मेरा न्यू वीडियो किसी दूसरे टॉपिक पे हो। तो मोस्ट प्रोबेबली है, मैं आपके साथ में दूसरा टॉपिक शेयर करूंगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को कौन कौन से लोन उनके बैलेंस शीट में होते हैं, कौन कौन से लोन और कैसे लिया जाता है, और कौन कौन से रेशियो मेंटेन होने पे बैंक उनको लोन अप्रूव करती है, कौन से लोन को हम लोग लॉन्ग टर्म लोन में क्लासिफिकेशन करते हैं, और कौन से में हम लोग शॉर्ट टर्म में करेंगे। तो ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।